आज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग को आगे लेकर चलना है। प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, रूल्स एंड गाइडलाइंस भी इसे कहते हैं। डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्यों डेवलप किया गया सर? ओके, to bring uniformity and consistency to the process of accounting. We had discussed this. And also to enhance its utility. Its utility. Its किसका बात हो रहा है? अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग की यूटिलिटी को अगर एनहांस करना है हमें तो क्या करना है? वी नीड टू फॉलो द कॉन्सेप्ट्स, वी नीड टू फॉलो द प्रिंसिपल्स। और ये किसके लिए बना है? फॉर whom? Of course, you know it, for the various users of accounting information. Meaning of accounting principles. पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। रूल्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग रूल्स है, कुछ रूल्स। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या रूल्स। एक तो ये यूनिफॉर्म होते हैं। कुछ भी रूल हो तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये नहीं कि अंग्रेज के लिए कुछ और रूल और भारतवासी के लिए कुछ और रूल। रूल इज फॉर एवरीबॉडी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड एंड डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये जो रूल्स बनते हैं, प्रिंसिपल्स है, मैन मेड है, डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। क्या सिर्फ एक्सपीरियंस से डिराइव होता है? नहीं दोस्तों, लॉजिक्स एंड रीजंस भी लगते हैं। दे आर नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड। जैसे हमने कहा था आपको, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू H2O। लेबोरेटरी में होता है, बट यहां पर लेबोरेटरी में नहीं होता। यहां ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड रीजनिंग। दे लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। H2O इज यूनिवर्सली H2O। वाटर का यूनिवर्सल फॉर्मूला है H2O, बट अकाउंटिंग फॉर्मूला डज नॉट हैव यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। कहीं कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस एज पर द सिचुएशन पॉसिबल है। लाइक द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर नेचुरल साइंसेस। जस्ट अभी हमने बताया आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड नेचुरल साइंसेस, दे हैव दैट यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी। अकाउंट्स, ये क्यों बताया जा रहा है? क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अकाउंट्स इज अ साइंस और एन आर्ट। इस समय आप बोल सकते हो कि नहीं नहीं, अकाउंट्स प्योर साइंस नहीं है, परफेक्ट साइंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है। चलिए, ये हमने डिस्कस किया था गैप। ये वी हैड डिस्कस GAAP। क्या है बताइए? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये इंपॉर्टेंट है। The general acceptance of accounting principle depends upon how well it satisfies the following 3 criteria. ये जो रूल्स बनाया गया है, रूल्स बनाने का मेन मकसद क्या है? कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आप बना रहे हो, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो यूजर्स को, वो रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट। मुझे शेयर खरीदना है किसी कंपनी का, जिस कंपनी का मुझे खरीदना है उसी का इंफॉर्मेशन दो मुझे, जिससे मैं ये डिसीजन ले सकूं कि ये मेरा डिसीजन शेयर खरीदने का या शेयर बेचने का सही है या नहीं। ऐसा इंफॉर्मेशन दो जिससे कोई डिसीजन ले पाए। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दो। ऑब्जेक्टिविटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए इसको समझते हैं। अ प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्टिव। देखो, 2 वर्ड्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है और एक और क्या है? सब्जेक्टिव। अभी हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। क्या लिखा हुआ है? अ प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्टिव if it is free from personal bias or judgments of those who furnish the information. ऑब्जेक्टिव, पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब पर्सनल प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए। मुझे कोई पसंद हो तो मैं उसके फेवर में डिसीजन दे दूं, वैसा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी ऑल्सो इम्प्लाइज वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाई कर लो, तुम्हें तो हमेशा शक होता है ना
कि मुझे वो पसंद है तो मैं उसी के फेवर का बात करूंगा, वेरीफाई कर लो। Which means that there are some way of finding out the truthfulness or correctness of information reported। मतलब क्या है? मतलब सिंपल है, वाउचर्स, बिल्स, ऑब्जेक्टिविटी, कुछ भी चीज जो वेरीफाई किया जा सके। हमने कंप्यूटर खरीदा 50,000 रुपए का, हमने बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया कि ये कंप्यूटर 70,000 रुपए का, 70,000 रुपीज। क्या ये सही है? नहीं जी, ये ऑब्जेक्टिविटी गलत हो जाता। 50,000 का कंप्यूटर और यस, जाइए वेरीफाई कर लीजिए, ये बिल है मेरे पास, 50,000 रुपया हमने पेमेंट किया चेक से या डीडी से या कैश से, उस दिन का कैश बुक चेक कर लीजिए आप। तो अकाउंटिंग रूल्स ऐसा बने जहां पर आप सब कुछ चेक कर सको। सब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव तो हमने बता दिया, जहां वेरीफाई कर सकते हो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जब हम करेंगे, इस पे भी हम ये डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिविटी का। अब एक बात बताओ, सब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव बात जब हम करते हैं, हर अलग अलग इंसान का अलग अलग परसेप्शन होता है, राइट? उस मैटर को जब हम एक पर्सनल परसेप्शन का बात करें, somebody would say कि yes, being vegetarian is good, and somebody would say no, being vegetarian is not so good. Somebody would say being non-vegetarian is good, and vegetarian people would say no, no, non-vegetarian is not good. ये जब बातें करते हैं हम, इसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव बातें। अब अकाउंट्स में अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है, अगर हम सब्जेक्टिव बातें पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, फिर तो बन लिया रूल्स। ऑब्जेक्टिव बातों पे बनाएंगे हम रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी समझना आपको, क्योंकि जितने भी प्रिंसिपल्स लास्ट क्लास में हमने सिर्फ डिस्कशन किया था, आज उस डिस्कशन पर हम थोड़ा और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। जरूरी है दोस्तों। आगे देखते हैं फीजिबिलिटी। अब एक बात बताइए, कोई भी चीज फीजिबल होना जरूरी है। अगर एक टैक्सी वाला आपसे 5,000 रुपया मांग रहा हो, रात का 2 बज रहा है, आपको मेडिसिन लेने जाना है, जीवन और मृत्यु का सवाल है, वो 5,000 रुपया भी आपको उस समय फीजिबल लगेगा। बट अदरवाइज आप बोलेंगे अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, मैं पैदल चला जाऊंगा यार, मुझे इतना हड़बड़ी नहीं है। सो हमेशा हम देखते हैं कोई भी चीज फीजिबल है क्या नहीं। फीजिबल मतलब इज इट पॉकेट फ्रेंडली और नॉट पॉकेट फ्रेंडली। कोई भी प्रिंसिपल एक फीजिबल कब होता है? इफ इट कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट। ना कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब भी एक कहीं ना कहीं कॉस्ट तो इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। अगर कोई चीज बहुत कॉम्प्लेक्स है तो ह्यूमन रिसोर्स जो उसमें इन्वॉल्व होंगे, जो काम 2 घंटे में हो सकता है उसको अगर 20 घंटा लगे, तो ह्यूमन कॉस्ट का भी तो कॉस्ट है दादा। सो फीजिबल, जिस प्रिंसिपल को अप्लाई करना है वो अगर फीजिबल है तो परफेक्ट है। ऐसा रूल्स रेगुलेशन मत बनाओ कि रूल्स एंड रेगुलेशन में ही खो गए हम। मेन मुद्दा का काम तो हो नहीं रहा है और सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन में उलझ गए। प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी मेरे दोस्त, ये हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, याद करो। अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि एक स्टेपलर जो कि एसेट बोला जा सकता है, जो कि 1 साल से ज्यादा चलने वाला है, अब उसके पूरे रूल्स को, जो रूल्स हमने बनाया है उसी रूल्स को अगर फॉलो करने चले जाएं, फीजिबल नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फीजिबिलिटी, ये 3 पॉइंट रूल्स बनाते समय ध्यान रखा गया था। आइए कैसे ध्यान रखा गया तो वो देखते हैं। नीड फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो भी इंफॉर्मेशन बने वो रिलायबल बने, कंपेरेबल बने, रिलाई कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन पर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल होना जरूरी है। अगर वो गलत रिपोर्ट दिखा रहा है तो गलत रिपोर्ट से होगा गलत डिसीजन। एक अच्छा भला इंसान, ये थर्मोमीटर,
104, 2 इसे इंजेक्शन और पहुंचा दो इसे डायरेक्ट ऊपर बिना कोई टिकट के। वैसा काम नहीं करना है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हेल्थ, कोई भी कंपनी का हेल्थ पता चलता है उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। और अगर वो इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं है, अनरिलायबल इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले का हेल्थ परफेक्टली खराब होने वाला है। सो रिलायबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। रिलायबल कर कौन रहा है सर? हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो रिलाई नहीं करना चाह रहा हूं, क्यों पढ़ूं मैं इसे? बेटे, अगर किसी दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बैंक के एक अच्छा जॉब जो तुम खोज रहे हो, उस दिन बात करना मुझसे। उस दिन तुम हेड लोन डिपार्टमेंट में बहुत ऊंचे पोजीशन पे बैठे हो, उस दिन याद आएगा कि अरे ये जो मैं लोन दिया हूँ सामने वाले को, उसके इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैंने लोन दिया है। अगर ये इंफॉर्मेशन गलत निकल गया तो मेरी जॉब तो जानी जानी है। अगर आप शेयर इन्वेस्टर हो, आपके पास 50 लाख रुपया है, आप रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो और उसके बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एकदम गलत है, आपका पैसा डूब जाएगा। सोचो उस दिन इन्वेस्टर, सप्लायर, क्रेडिटर, ये हम जितने छोटे मोटे मिडिल क्लास के लोग हैं, वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन बिग कॉरपोरेट्स। बिग कॉरपोरेट्स के इंफॉर्मेशन पर हमें हमारा ज़िंदगी चलता है। ऐसा कभी मत सोचना कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं सर। इस थ्योरी के अंदर ही जिंदगी का प्रैक्टिकल छुपा हुआ है। सिर्फ सम करने से नहीं होगा, वो तो क्लरिकल काम कर रहे हो आप। आपको बनना क्या है? क्लर्क बनना है या बिजनेस टाइकून बनना है? तो मैं आपको बिजनेस टाइकून की अंदर की बातें बता रहा हूं। आइए, रिलायबिलिटी के साथ साथ इंफॉर्मेशन कंपेरेबल होना ज़रूरी है। क्या हम और आप कंपेयर नहीं करते हैं? एक बचपन में एक बच्चा अपना हाइट कंपेयर नहीं करता है, बोलते मम्मी मम्मी देखो अब मैं लंबा हो गया, मैं बड़ा हो गया। एवरी टाइम वी विश टू कंपेयर। कभी फोटो एल्बम देखते हैं तो 2014 में, ओहो 2014 में मैं मोटा लगता था, मैं काला लगता था, या कैसा लगता था, ओहो मेरी ड्रेसिंग का सेंस तो देखो, ओहो खुद ही हंसते हैं हम लोग। वी ऑलवेज टेंड टू कंपेयर। द कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन becomes possible if financial statement is based on set rules and policies, principles and conventions. बस बाकी अंदर की बातें आप लोग पढ़ लेना। मैंने मेन पॉइंट्स ग्रीन में कर रखा है, या आप पढ़ेंगे आपको याद रहेगा। काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस 3 टाइप के होते हैं, और है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्लास में कौन बताएगा मुझे? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस 4 तरह के होते हैं। नहीं सर 3 तरह के होते हैं, दैट्स गुड। ओके, लास्ट बेंच में वो जो चुन्नू लाल बैठा हुआ है, चुन्नू लाल, सोमत, क्या तुम बताओगे कौन से 3 अजम्पशन हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में? क्या आप बताएंगे? अरे हमारे तो कैमरामैन को याद है, आपको याद नहीं है। ओके, सो पहला अजम्पशन था गोइंग कंसर्न। दूसरा अजम्पशन था अक्रूवल। तीसरा अजम्पशन क्या था? तीसरा अजम्पशन तो बताइए कम से कम आप लोग, मैं नहीं बताता। चलिए, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस दोस्तों फाउंडेशन होते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के। These concepts guide how transaction should be recorded and reported. ट्रांजैक्शन बहुत बार हमने किया है। ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, रिपोर्टेड। ट्रांजैक्शन हम समझ चुके हैं। सिर्फ ट्रांजैक्शन समझने से काम पूरा नहीं होगा,
सही प्रकार से उसे रिपोर्ट करना ज़रूरी है और उससे पहले रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। अगर रिकॉर्डिंग गलत हो गया तो रिपोर्टिंग भी गलत हो जाएगा। जैसे अभी ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इमेजिन करो लाइट्स कम हो जाए। अगर कम लाइट पे लेक्चर रिकॉर्ड होगा तो फाइनली जो रिपोर्ट होने वाला ये लेक्चर आप तक, वो कभी भी लाइट बढ़ाया नहीं जा सकता। इट्स अ फॉल्ट वाइल रिकॉर्डिंग। कुछ कुछ फॉल्ट्स करेक्ट नहीं किए जाते, तो यू हैव टू बी टेक्निकली वेरी साउंड। सो रिकॉर्डिंग के समय एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने पढ़ा है जिसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। हाउ योर ट्रांजैक्शंस हैज टू बी रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली, ये सब्जेक्ट मैटर है बुक कीपिंग का। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस एक अजम्पशन पे चलता है कि इट्स अ कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज। एग्जाम्पल देखिए, वी ह्यूमन बींग्स लिव and conduct all our activities with the assumption that we are going to live for eternity and not die। क्या हम कभी भी ये सोचते हैं कि हम मरने वाले हैं? राशन जब खरीदते हैं तो हम लोग 1 महीना 2 महीना का खरीद लेते हैं, ऐसा तो कभी नहीं सोचते कि नहीं कल नहीं रहने वाले। Similarly, the going concern concept assumes that a business firm would continue to carry out its operation indefinitely, indefinitely मतलब क्या है? For a fairly long period of time, long, and would not be liquidated। liquidated मतलब क्या होता है ना, सारे के सारे एसेट्स को बेचो। एसेट का फॉर्म सॉलिड है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, लिक्विडेट कर दो मतलब सबको पानी बना दो, और वो पानी को कहते हैं कैश। लिक्विडेटेड। ये लिक्विड बन के हो गया कैश, ये लिक्विड बन के हो गया कैश, ये लिक्विड बन के हो गया कैश। जितने भी एसेट्स है कब लिक्विड होंगे? जब आपको बेचना है। अब ये मोटरसाइकिल क्या काम का, अब ये मशीन क्या काम का, अब ये टाइपराइटर क्या काम का, क्योंकि मैं ये अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ। अब बिजनेस बंद करने की टाइम है, ए भाई ये टाइपराइटर ले ले भाई। टाइपराइटर बेच दिया हमने, 10,000 का खरीदा था, 4,000 में बेच दिया। बिजनेस को हमने लिक्विडेट कर दिया। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। Since the firm knows that they would continue their operations in future, they buy quality and costly assets। क्वालिटी एंड कॉस्टली एसेट्स हम लोग खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि मालूम है कि यस वी आर देयर टू स्टे, हुज बेनिफिट्स दे आर गोइंग टू रिसीव फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये एसेट तो 4 साल तक तो चलेगा ही। अरे भाई तो मेरा बिजनेस भी तो 4 साल चलने वाला है, मुझे डर किस बात का है? खरीद ले। और क्योंकि ये एसेट मुझे बेनिफिट 4 साल 5 साल तक देगा, और अकाउंटिंग हम बनाते हैं एक एक साल का, तो हर एक साल का कॉस्ट को हम इंक्लूड करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछना है, आपको ये पता तो है नहीं कि बैलेंस शीट क्या होता है, तो चलिए आपको पहले आज हम बताते हैं बैलेंस शीट क्या होता है, आपको बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, तब करेंगे आगे का चर्चा। देखो दोस्तों, होता क्या है, तो बता रहे थे कि हर ट्रांजैक्शन को प्लस एंड माइनस में रिकॉर्ड करते हैं। प्लस को हम कहते हैं डेबिट, माइनस को कहते हैं क्रेडिट। समझने के लिए भी हो क्या रहा है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। इस ट्रायल बैलेंस के बैलेंस को लेकर क्या होता है, एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एक बनता है बैलेंस शीट। आज हम आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को लेकर। ये जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये एकदम क्लरिकल इन नेचर है। फिर भी आपको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट जर्नल क्या है। मोहनलाल स्टार्टेड बिजनेस,
ठीक है, मोहनलाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। मोहनलाल के पास घर में एक फर्नीचर था, बोला ये बिजनेस में मैं दे दूंगा। और फर्नीचर का वैल्यू क्या, मोहनलाल ने 1 लाख रुपया। और मोहनलाल के पास था टाइपराइटर। मोहनलाल ने लिखा टाइपराइटर का कीमत 20,000 रुपया। अब बेसिकली जर्नल एंट्री करना है। चलो एक काम करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं पहले। मोहनलाल स्टार्टेड बिजनेस, और बिजनेस में चाहिए होता है कैश। तो मोहनलाल 1 लाख रुपया लेकर आया कि मेरे को बिजनेस करना है, बिजनेस। तो इसको जब जर्नल एंट्री में लिखते हैं हम लोग तो क्या लिखते हैं, आपके पास एक कहानी है, मोहनलाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। चलो 5 लाख रुपया कर देते हैं, ठीक है। ही बाइज फर्नीचर 50,000 रुपये का। ही पेज, अच्छा रुकिए, फर्नीचर खरीदने के बाद उनको शर्ट बेचने का बिजनेस करना था। ही परचेजेस 100 पीस शर्ट एट द रेट ऑफ 100 रुपीज। तो ये हो गया एक 10,000 रुपया, या चलो एट द रेट ऑफ 1,000 रुपीज। तो 1 लाख रुपया का उसने खरीद लिया शर्ट। ही सेल्स 50 पीसेस एट द रेट ऑफ 1,500 रुपया पर शर्ट। तो ये आया इसके पास 75,000 रुपया। क्या कहानी खत्म हो गया? नहीं जी, उसने ही गिव्स सैलरी, स्टाफ को सैलरी देता 10,000 रुपये। ही गिव्स रेंट 20,000 रुपया। ही पेज फॉर इलेक्ट्रिसिटी 10,000 रुपये। चलिए इमेजिन करिए कि शर्ट इन्होंने बेचा 2,000 रुपये करके। अब बेसिकली ये एक सिचुएशन है दोस्तों, ये एक बिजनेस सिचुएशन है जहां मोहनलाल बिजनेस चालू करता, 5 लाख रुपए कैश लेकर आता है। उसने फर्नीचर खरीद लिया 50,000 रुपये का। 1 लाख रुपया का उसने शर्ट खरीद लिया, 50 पीस शर्ट बेच भी दिया, सैलरी भी दे दिया, रेंट भी दे दिया और इलेक्ट्रिसिटी भी दे दिया। आपको इस मोहनलाल के बिजनेस का पोजीशन को पता करना है। अब ये सिंपल सा कहानी है, अब इसको कैसे करते हैं, 1 मिनट रुकिए। जर्नलाइज करते हैं हम लोग। अभी हमने जर्नल एंट्री के रूल्स नहीं बताए आपको, कुछ गोल्डन रूल्स होता है। गोल्डन रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग होता है, ये अभी तक हमने आपको नहीं पढ़ाया है। नहीं पढ़ाने का कुछ रीज़न है, बच्चे मैक्सिमम टाइम इस पे कंफ्यूज रह जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अभी तो आपने कहा कि सैलरी डेबिट होगा, अब फिर आप कहते हैं कि सैलरी क्रेडिट होगा। यही सैलरी को डेबिट करते हैं, यही कैश को डेबिट करते हैं, फिर इसी कैश को क्रेडिट करते हैं। कब डेबिट करते हैं, कब क्रेडिट करते हैं, नहीं समझ में आता है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसा तरीका से पढ़ाएं जहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो ही नहीं। हम देसी सिंपल तरीके से समझेंगे कि हो क्या रहा है भाई साहब। आइए हम आपको
रिवर्स अप्रोच में लेके जाना चाहते हैं दोस्तों। ऑल ओवर इंडिया में टीचर्स पहले पढ़ाएंगे आपको जनरल, फिर पढ़ाएंगे आपको लेजर, फिर पढ़ाएंगे आपको ट्रायल बैलेंस, फिर पढ़ाएंगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर पढ़ाएंगे बैलेंस शीट। मैं आपको शुरू करूंगा दोस्तों बैलेंस शीट के साथ, फिर लेके जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और वापस रिवर्स रिवर्स रिवर्स। घबराने की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि हम और आप दोनों इंटेलिजेंट हैं। हम लोगों को कोई बेवकूफ़ बना ही नहीं सकता है, क्योंकि सिंपल सा सिचुएशन है, ये समझना है पहले। ये सिंपल सा सिचुएशन समझेंगे, उसके बाद हम जो रूल्स एंड रेगुलेशन लास्ट क्लास में पढ़े थे गैप का, उसको भी अप्लाई करेंगे। हो क्या रहा, मोहनलाल भाई साहब 5 लाख रुपए लेकर आया, बोला जी मुझे बिजनेस करना है, कोई गुनाह तो नहीं किया? नहीं जी। अब देखो बैलेंस शीट में आ जाओ, डायरेक्ट हम बैलेंस शीट से काम करेंगे। बैलेंस शीट, अब देखो जब हम ये लिखते हैं, तुरंत आपके दिमाग में एक सवाल आने वाला है, सर लास्ट क्लास में आपने बताया था कि बैलेंस शीट हम मोहनलाल का तो नहीं बनाते, बैलेंस शीट तो हम मोहनलाल के एंटरप्राइज का बनाते हैं। बहुत ही अच्छा चीज़ आपके दिमाग में आया। इसका मतलब क्या है? मोहनलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज, ठीक है। अब इस सब में क्या होना चाहिए था? मोहनलाल स्टार्टेड बिजनेस अंडर द नेम ऑफ मेसर्स एम एंड एन। मोहन, एम फॉर मोहनलाल, एन फॉर उसकी बीवी का नाम था कुछ, अब क्या नाम था उस पर मत जाइए आप। अब कहानी ये है कि मोहनलाल बिजनेस चालू किया, बट ये कौन है? एम एन एन कौन है? एम एन एन बिजनेस का नाम है। याद करो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सेपरेट बिजनेस एंटिटी। तो ये बैलेंस शीट बन किसका रहा है? ये बैलेंस शीट ऑफ, इसको भी काटो। अब देखो डेट कहीं पर मेंशन नहीं है, हाँ जी डेट नहीं है, तो चलो इसको दे देते हैं 1 अप्रैल को बिजनेस चालू किया। ये सारा काम इसने अप्रैल अप्रैल में सल्टाया, ठीक है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 30 अप्रैल। सर 1 महीने का बैलेंस शीट? आप तो कह रहे थे कि 1 साल का बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट जिस समय जिस दिन आपका इच्छा हो उस दिन बना लो। और ये 1 साल वाला बैलेंस शीट बेसिकली हम बनाते हैं एंड यूजर्स को देने के लिए। बट आज मेरा बिजनेस है, मैं आज की आज जानना चाहता हूँ कि मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो मैं आज बनाऊंगा। तो ये मोहनलाल का 1 महीने का हिसाब आपके सामने है दोस्तों। आज हमें बनाना है मोहनलाल जी का बैलेंस शीट। सेपरेट बिजनेस एंटिटी ने हमें ये सिखाया था कि बैलेंस शीट बनता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद करो, हम लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स एम एन एन एज ऑन 30 अप्रैल 2017। ये 30 अप्रैल के दिन में क्या पोजीशन है? चलो जी, बैलेंस शीट का हमने पता है, एक साइड को हम लायबिलिटी लिखते हैं, दूसरे साइड को हम एसेट लिखते हैं। ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। अब याद करो, बिजनेस मोहनलाल से कहता है मोहनलाल तुम और हम अलग हैं, जो पैसे तुम मुझे दे रहे हो मैं तुम्हें लौटाऊंगा, और उस पैसे को कैपिटल बोलकर लिखता है। कैपिटल 5 लाख रुपया। अब मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होता है? सर कैश लाया था ना, कैश,
ये कैश अब कैपिटल बन गया, ये कैसे हो रहा है? और अब यहां पर ये बताएंगे हम आपको कैश कैसे कैपिटल बन गया। होता क्या, बैलेंस शीट का एक फंडा है दोस्तों, बैलेंस शीट का टोटल दोनों तरफ बराबर रहने का है, इसीलिए इसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। और इसका एक और फंडा है, ये भी हम समझाएंगे आपको। तो बेसिकली होता क्या है, 5 लाख रुपया उसने लाया था कैश। अब ये बिजनेस का बैलेंस शीट है, बिजनेस बोल रहा है कि देखो भाई मेरे पास एसेट है, मेरे पास कैश है, 5 लाख मेरे पास कैश है। ये कौन कह रहा है? ये बिजनेस कह रहा है। और साथ साथ बिजनेस लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी मतलब होता है ऑब्लिगेशन, जो बिजनेस को देना है। अब ये जब कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल का मतलब क्या है? ओनर। जो पैसा बिजनेस ने ओनर से लिया है उसको वो कैपिटल कहता है। कैप एंड टॉल, कि भाई तुम तो बॉस हो, मेरे टोपी वाले बॉस हो, हम तुम्हें टोपी नहीं पहना सकते हैं। तो ये लिखने का एक नजरिया है, अकाउंटिंग में लिखने का एक नजरिया है दोस्तों। तो बिजनेस क्या कह रहा है, मेरे पास 5 लाख रुपया कैश है, और जब मेरे पास कोई चीज है जिसे मैं यूज कर सकता हूं, जो मेरे कंट्रोल में है, जो मुझे बेनिफिट देने वाला है, क्या हमने डेफिनेशन में नहीं पढ़ा था, उसे हम एसेट कहते हैं। यस। तो यहां पर फर्स्ट एंट्री जो है ये हमने कर दिया है, कैश 5 लाख, कैपिटल 5 लाख, बैलेंस शीट टैलीड। एक और चीज हम आपको एडवाइस दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सारा बिजनेस पैसे से चलता है, तो हम अलग से कैश का एक अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है। अब ये कैश बिजनेस क्या कह रहा है, कि बिजनेस बोल रहा है कि मेरे पास ओपनिंग कैश है, टू कैपिटल बोलकर अगर समझ लो उसने लिखता है कि 5 लाख रुपया आया है, 5 लाख रुपया मेरे पास आ चुका है। ये कैश जाएगा भी और आएगा भी, ये बड़ा चंचल होता है कैश। ये जो हमने बैलेंस शीट बनाया है ये फर्स्ट डेट का बैलेंस शीट है। अब देखिए कैसे एक एक एंट्री पे असर कैसे होता है। मैं डायरेक्ट आपको बैलेंस शीट पे असर दिखाऊंगा। ही बाइज फर्नीचर फॉर 50,000 रुपीज। अब हम एंट्री नंबर 2 में आ गए दोस्तों। फर्नीचर खरीदना है मोहनलाल कंपनी को। ये भी पता है कि दोनों साइड बैलेंस रहेगा। फर्नीचर एक एसेट है, एसेट बैलेंस शीट में लिखते हैं हम लोग। बैलेंस शीट में हमने लिख दिया 50,000 रुपया। अरे ये क्या हुआ, इसका टोटल 5 लाख, इसका टोटल 5,50,000। देखो दोस्तों, फर्नीचर तो 50,000 आना ही आना है। अब इमेजिन करो दो सिचुएशन है, चाहे तो फर्नीचर इसने कैश में खरीदा क्योंकि उसके पास 5 लाख रुपया कैश है, या उसने फर्नीचर उधारी में खरीदा, पैसे दिए नहीं है। इमेजिन करो उसने पैसे दिए नहीं है। जब हम किसी को पैसे देना बाकी रहता है तो उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। क्रेडिट में माल खरीदते हैं हम, क्रेडिट में फर्नीचर खरीदा हमने, या उस क्रेडिटर का कंपनी का नाम है, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड का हेड है, ये हेड लाइबिलिटी का है, एलन फर्नीचर कंपनी। एलन फर्नीचर कंपनी से हमने 50,000 रुपये हमें देना बाकी है, तो यहाँ देना बाकी है तो हमने यहाँ लिख दिया। देखो आराम से अब ये टोटल मैच हो जाएगा। अकाउंट्स इतना इजी है कि मैं क्या बताऊं आपको। मैक्सिमम टाइम हम लोग उलझ जाते हैं जर्नल में, लेजर में, अरे ये टोटल नहीं मिला, ये नहीं हुआ, हो क्या रहा है। मेन अब बिजनेस टाइकून के हिसाब से सोचो, 5 लाख रुपए थे हमारे पास, एंट्री नंबर 1 कंप्लीट। उसके बाद हमने फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपये का। फर्नीचर क्योंकि एक एसेट है, कैसे पता चलेगा एसेट है? क्योंकि ये फर्नीचर आपके लंबे समय तक रहेगा,
1 साल तक ज़्यादा चलने वाला, इसीलिए हम इसे बैलेंस शीट में लेकर आए, ये भी डिस्कशन कर लिया था हमने। और ये फर्नीचर मुझे हेल्प करेगा मेरे प्रोडक्ट को बेचने में। ये फर्नीचर 50,000 रुपए का है, ये मैंने कैश में नहीं खरीदा। तो हमने ऐड तो कर दिया, कैश में खरीदो, उधारी में खरीदो, जैसे भी खरीदो, किसके कंट्रोल में है? मेरे कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल, मैं बिजनेस हूं, मेरे कंट्रोल में ये चीज है जो मुझे फायदा देने वाली है। तो ऑफ कोर्स ये एसेट बन गया दोस्तों। जैसे ही एसेट बन गया, मैंने इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। कोई दिक्कत है आपको? बताइए। जैसे ही मैंने रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद मैंने सिंपल टोटल कर दिया। 5 लाख पहले था, 50,000 अभी, 5,50,000। क्योंकि मैंने ये एसेट उधारी में खरीदा, तो मैंने एलन फर्म फर्नीचर का नाम लिख दिया कि भाई मुझे इसे पैसे देना है। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी कभी भी इसे झाके, तुम अगर ये पेपर में किसी को दिखाऊं तो तुरंत समझ जाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, इस पेपर को देखकर क्या समझ में आ रहा है, इस बैलेंस शीट को देखकर क्या समझ में आ रहा है। इस बैलेंस शीट को देखकर सिंपल सा 2 इंफॉर्मेशन मिल रहा है। 5 लाख रुपए में बिजनेस चालू किए हो, अच्छा, ओके, 50,000 रुपया का फर्नीचर भी खरीद लिए, अच्छा, एलन मित्तल से खरीदे हो, और पैसे नहीं दिए अभी तक? हाँ, पैसे तो नहीं दिया। और क्यों पैसे दूं? पैसे जब वो बोल रहा 30 दिन बाद देना, तो मैंने नहीं दिया। ठीक है, 30 दिन बाद तो पैसे देने पड़े। अब समझो 30 दिन आ गया, पैसे देना है उसे, तो क्या होगा? जैसे ही उसने पैसे दिए, पैसे दे दिया, तो ये एलन फर्नीचर तो हट जाएगा यहां से, क्योंकि पैसे दे दिए। अब कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, अब कोई लाइबिलिटी नहीं है, हट गया। ये टोटल बन गया 5 लाख रुपए का। और ये कैश जो 5 लाख रुपया दिख रहा है आपको, क्या आपको नहीं लगता ये भी कम होगा दोस्तों? ये 4.5 लाख रुपया हो गया। अब ये टोटल भी आप देखोगे, ये 5 लाख हो गया। मेरा सिंपल सा गुजारिश ये है दोस्तों कि सिचुएशन, हर सिचुएशन पर आपका बैलेंस शीट का टोटल हमेशा टैली करेगा। क्योंकि अब हमारे सम में क्या लिखा हुआ था? हमारे सम में लिखा हुआ था ही परचेज्ड, ही बाइज फर्नीचर 50,000। चलो यहाँ लिख देते हैं ऑन कैश। कोई उधारी में नहीं खरीदा, किसी का नाम नहीं था, तो ऑन कैश अगर वो खरीदता, अल्टीमेटली बैलेंस शीट यही दिखता। कैश 50,000 चला जाता। हमने कहा था आपको कैश का भी अकाउंट खोल के रखना। लेट से ये प्लस का है, जब भी पैसा आएगा मेरे को, मैं यहाँ लिखूंगा, जब भी पैसा निकलेगा मैं यहाँ लिखूंगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ बाई फर्नीचर परचेज 50,000। ये जब भी ये दोनों का टोटल अगर आप देखोगे, यहाँ 5 लाख, यहाँ -50,000, तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि इसका नेट बैलेंस है 4,50,000। ये नेट, ये जो कैश जो आप देख रहे हो ना दोस्तों, इसे हम कहते हैं लेजर। इसे हम कहते हैं लेजर। हर अकाउंट, हर चीज का, जैसे अब फर्नीचर हमने खरीदा ना दोस्तों, 1 मिनट रुको, कोई भी चीज जब हम खरीदते हैं, फर्नीचर, हर चीज का ऐसे हम लोग अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये फर्नीचर हमने कैश में खरीदा है, टू कैश 50,000 रुपया। जब भी आप फर्नीचर का लेजर, ये इसे कहते हैं लेजर, ये फर्नीचर का लेजर देखोगे तो ये समझ में आएगा, अच्छा ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब 50,000 रुपये का फर्नीचर है। इसी सिचुएशन पे इमेजिन करो, एलन मित्तल से हमने फर्नीचर खरीद लिया 1 लाख रुपए का, और टू एलन फर्नीचर पैसे नहीं दिए अभी तक, 1 लाख रुपया। अब ये लेजर देखकर क्या समझ में आएगा आपको? 50,000 रुपये का फर्नीचर हमने कैश देकर खरीदा, और ये 1 लाख रुपए का फर्नीचर अभी तक हमने मित्तल साहब को पैसे नहीं दिए।
इसी प्रकार से पूरा काम होता है। स्लो एंड स्टडी समझेंगे, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करेंगे। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। ही परचेजेस 100 पीसेस ऑफ शर्ट एट 1000 रुपीज। 1 लाख रुपए का शर्ट खरीद लिया उसने। अब मेरा पॉइंट ये है दोस्तों कि क्या ये शर्ट परचेज हम बैलेंस शीट में लिखेंगे? नहीं। ये जितना भी ट्रेडिंग का काम है मेरा, जिससे मैं प्रॉफिट कमाने वाला हूं, उसके लिए हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां हमने खोल दिया एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे हम ये भी कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके दो सेगमेंट होते हैं। जितना भी आपका एक्सपेंस है कंपनी का, वो आप समझ लो इस साइड में लिखते हो। जितना भी इनकम है वो आप इस साइड में लिखते हो। ठीक है। अब हुआ क्या, इसने परचेज किया। परचेज आपका एक एक्सपेंस है। 100 शर्ट एट 1000 रुपीज, 1 लाख रुपीज। 1 2 3 4 5। क्या हमने बैलेंस शीट को डिस्टर्ब किया? नहीं किया। हम बैलेंस शीट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं ये सब चीज के लिए। चाहे तो कर भी सकते हैं, बट नहीं। हम क्या करेंगे, ये सारा खुदरा काम प्रॉफिट एंड लॉस में रखेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस का जो निचोड़ है कि हमने अल्टीमेटली पैसे कमाए या पैसे गंवाए, उस निचोड़ को हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। हम बैलेंस शीट को गंदा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपका डेली एक्टिविटी होगा। 10 शर्ट खरीदा, 20 बेचा, 10 खरीदा, 15, अच्छा 10 खरीद के 20 बेचा, गलत एग्जाम्पल। 20 शर्ट खरीदा, 10 बेचा, सही एग्जाम्पल। तो इस तरीके से बिजनेस एक्टिविटी चलते रहेगा। आज रेंट दिया, आज सैलरी दिया, आज कमीशन दिया, आज पैकिंग का पैसा दिया, आज कूली का पैसा दिया। इतना सारा इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं। सारा इंफॉर्मेशन को जर्नल में लिखते हैं, जर्नल से लेजर में लिखते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस में उसका टोटल लिखते हैं, और उस टोटल को हम यहाँ पर ट्रेडिंग एंड पीएल में लेकर आते हैं। जैसे मंथ टोटल हो सकता है तो मंथली प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, 6 मंथ का टोटल लेकर 6 मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, 1 वीक का टोटल लेकर 1 वीक का प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास 5-7 दिन 1 महीने का इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को लेकर प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन था हमारे पास कि 1 लाख रुपए का शर्ट खरीदा गया, और हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन था कि सेल भी किया उसने। सेल किया 50 शर्ट एट द रेट ऑफ 2000। 1 लाख रुपया यहां पर भी आ गया। और हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि उसने सैलरी दिया, उसने रेंट दिया। आइए देखते हैं। ही गिव सैलरी 10,000, रेंट 20,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी 10,000। तो आइए ये तीनों को लिखते हैं। सैलरी 20,000, एक मिनट, कितना था सैलरी? अच्छा, सैलरी 10 था, रेंट 20 था। ठीक है जी। अब आप ये पूछ सकते हो कि सर सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों आ रहा है? जो भी एक्सपेंडिचर 1 साल के अंदर का है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। सैलरी दिया हमने 10,000 रुपए का, रेंट दिया हमने 20,000 रुपए का, इलेक्ट्रिसिटी दिया हमने 10,000 रुपए का। अब दोस्तों एक बात बताओ, अगर अब हम प्रॉफिट निकालना चाहें तो क्या होगा? परचेज किया 1 लाख का, सेल किया 1 लाख का।
सैलरी है 10,000, रेंट है 20,000, इलेक्ट्रिसिटी है 10,000। तो इसका मतलब एक्सपेंस का साइड है मेरा टोटल 1,40,000। इनकम वाला साइड है 1,00,000 रुपया। हाय राम, ये तो लॉस हो गया। मैंने बिजनेस में 40,000 रुपए का लॉस कर दिया। कितने बच्चे बोलेंगे? क्योंकि हमने 1,00,000 का खरीदा और 1,00,000 का ही बेचा। और ये एडिशनल सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये पैसे भी लग गए। दोस्तों, क्या हमने यहां रिकॉर्ड किया 100 पीस शर्ट, यहां हमने सेल किया 50 पीस, वो 50 पीस शर्ट कहाँ गया? वो स्टॉक जो बचा है, 50 शर्ट जो बचा है, वो कहाँ गया? जब तक हम उसे कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट गलत है। दो तरीके से किया जा सकता है। क्योंकि ये हम 50 शर्ट बेचे हैं, तो हम 50 शर्ट का ही हिसाब लिखें। फिर हम लिखेंगे परचेज 50 शर्ट 50,000 रुपये में, और 50 शर्ट बेच दिया। अब देखो सिचुएशन क्या है। इधर है आपके पास 1,00,000 रुपए, और इधर है आपके पास 50, 60, 80 और एक 10, 90। अब आपका प्रॉफिट यहाँ आ रहा है 10,000 रुपये। प्रॉफिट आ रहा है क्योंकि ये टोटल 1,00,000, ये भी टोटल 1,00,000 लिखोगे आप, और यहाँ 10,000 रुपये लिखोगे प्रॉफिट। बट अब एक बात बताओ, अगर हम यहाँ लिखेंगे 50 शर्ट, अगर हम यहाँ लिख रहे हैं 50 शर्ट परचेज, तो क्या ये हम सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन तो ऐसा बनाना है जो एकदम वेरीफाई हो सके। ये इंफॉर्मेशन तो वेरीफाई करेंगे तो नहीं परचेज तो हमने 100 शर्ट का किया था। क्योंकि हमने 50 नहीं 100 शर्ट परचेज किए थे, तो ये लिखना गलत हो जाएगा दोस्तों। तो अब क्या करें हम? तो परचेज का अमाउंट कैसे हम कम कर सकते हैं? क्योंकि मेरा परचेज का अमाउंट तो था 1,00,000 रुपए, 100 शर्ट्स एट 1,000 रुपीज, 1,00,000 रुपीज। तो अब मेरा प्रॉफिट कैसे आए? दोस्तों, जो 50 शर्ट अभी तक हमारे स्टॉक में है, उसे हम यहां से माइनस करें। अभी हम यहां से 50,000 माइनस किए, यहां माइनस करो या यहां ऐड करो, एक ही तो बात है। सोच के देखो। क्योंकि यहां पर अगर हम ऐड कर देते तो हम लिखेंगे इसे क्लोजिंग स्टॉक। यहां से आया फंडा क्लोजिंग स्टॉक का, और क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं एट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, whichever is lower by the theory of conservatism। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को 2,000 के हिसाब से लिख दें, तो यहां हम लिखेंगे 1,00,000 रुपया। इस 1,00,000 रुपए में 50,000 का प्रॉफिट बिना बेचे सम्मिलित हो गया दोस्तों। क्या हमने बेचा? अभी तक नहीं बेचा तो नहीं है, तो आप हायर प्राइस कैसे ले सकते हो? ओके, नहीं लेंगे हम। तो क्लोजिंग स्टॉक हम कॉस्ट प्राइस पे लेंगे, लोअर है। इससे क्या होगा? इससे मेरा एक इम्पैक्ट आ जाएगा। तो हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपये। अब मेरा टोटल आया, इधर टोटल आएगा 1,50,000 रुपए का। इधर टोटल आएगा आपका 1, 10, 40,
वापस से घूम के आपका प्रॉफिट वही वही अमाउंट आ गया आपका प्रॉफिट 10,000 रुपये। यहाँ आएगा 1,50,000। ये प्रॉफिट ये प्रॉफिट 10,000 रुपये किसका है? बिजनेस ने वादा किया था प्रोपराइटर को कि ये पैसे जो मैं कमाऊंगा मैं तुम्हें दूंगा। अब आ जाइए, थोड़ा सा कैश का बैलेंस बनाते हैं, तब मज़ा आएगा। आइए कैश में क्या क्या हुआ, क्योंकि अब हम बैलेंस शीट में जाना चाहते हैं। क्या हुआ? ये हुआ, फर्नीचर पहले हमने 50,000 का खरीदा, हाँ जी याद है। फिर हमने परचेज किया 1,00,000 रुपए का, हाँ जी याद है। 1 2 3 4 5। फिर हमने रेंट दिया 20,000 रुपये का, हाँ जी याद है। सैलरी दिया 10,000 का, याद है। इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट किया 10,000 का, हाँ जी याद है। ये सारा पेमेंट तो पैसे कैश से ही किया ना दोस्तों। अच्छा जी, हमने सेल किया, पैसा आया हमारे पास। कितना पैसा आया? 1,00,000 रुपये आया। अब ये पूरा हिसाब किताब है कैश का। क्यों हिसाब किताब कर रहे हैं? क्योंकि बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे ना, एसेट है हमारा। कितना कैश है मेरे पास देखो, ये इसे टोटल कर लो। यहाँ है 6,00,000 रुपए, 1 2 3 4 5। यहाँ भी कर लो 6,00,000 रुपए, 1 2 3 4 5। 1.5 लाख, 1 70, 1 80, 1 90। कुल मिला के 6,00,000 रुपया बिजनेस के पास आया। 5 लाख तो बिजनेस के पास आया कैपिटल के रूप में। 1,00,000 रुपया बिजनेस के पास आया सेल करके। बाकी बिजनेस ने खर्च कर दिए फर्नीचर पे 50,000, परचेज किया 1,00,000, रेंट दिया 20,000, सैलरी दिया 10,000, इलेक्ट्रिसिटी दिया 10,000। बाई बैलेंस सीडी लिखते हैं। सीडी मतलब कैरी डाउन, नीचे में है ना। तो 1,90 और 6, 4,10,000 रुपया बैलेंस रह गया। किसके पास बैलेंस रह गया? बिजनेस के पास 4,10,000 रुपये कैश बैलेंस रह गया। आइए दोस्तों, अब हम आ गए हैं हमारे प्यारे बैलेंस शीट के पास। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, हाउ आर यू? ओ आई एम फाइन, हाउ आर यू? ओ ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो फाइन। ये कैश जो 4,50,000 था, ये कैश हो गया है आपके पास 4,10,000 रुपया। कोई शक? कोई शक नहीं। आपके पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक है जो आपका है, वो आपका एसेट है। वो कितने रुपए का है? 50,000 रुपये का। अरे बिजनेस, ये ले भाई तेरा प्रॉफिट 10,000 रुपये का। और क्या किसी को आउटस्टैंडिंग कोई खर्चा है? जैसे कि कुछ सैलरी अगर किसी स्टाफ को नहीं दिया, देना बाकी है, तो हम यहाँ लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट, नहीं नहीं, अभी ऐसा सब में हमने डिस्कशन नहीं किया, करेंगे, इसी को आगे लेके चलेंगे। अब क्या हम टोटल मिला के देख लें बैलेंस शीट का? अरे सर, ये तो बैलेंस शीट मैच हो जा रहा है सर, इतना इजी कैसे हो सकता है अकाउंट्स? आप ना हमें ट्रायल बैलेंस सिखाएं, ना आप हमें लेजर सिखाएं। सर आप ऐसे गलत काम मत करिए, बहुत लोग बुरा मान जाएंगे सर, कि डायरेक्ट सर बैलेंस शीट बताते हैं और डायरेक्ट टोटल भी मैच करा देते हैं, और हम लोगों को ये यकीन होते होते भी नहीं होता है कि सर इतना इजी है। दोस्तों इतना ही इजी है। देखो कैश है 4,10,000। अब आज के दिन बैलेंस शीट देखकर आपके पिताजी क्या बोलेंगे? अच्छा चन्नू, 5 लाख कैपिटल, 10,000, एक महीने में 10,000 कमा लिया, अरे वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा 5 लाख जो कैश था, अभी भी तेरे पास 4,10,000 है। ए बेटे, 2 लाख मुझे देना बेटे। हाँ हाँ पापा ले लीजिए। अच्छा, अब पापा पापा कैश मांग लिए, तो ये कैश 2 लाख हट जाएगा, 2,10,000 हो जाएगा।
ये बिजनेस भी बोलेगा अच्छा 2 लाख ले रहे हो, ड्राइंग्स बोलते हैं, ड्राइंग्स, लेस ड्राइंग्स कर देगा यहाँ पर। कर दूं मैं, अभी कर देता हूँ। बिजनेस बोलेगा देखो कैपिटल, देखो भैया 5 लाख लिए थे तुमसे, उसके बाद तुम ले चुके हो मेरे से ड्राइंग्स कर लियो, 2 लाख पापा को दिए हो या बीवी को दिए हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, ये मुझे देना है तुम्हें 3 लाख, और ये प्रॉफिट भी तुम्हारा है भैया 10,000 रुपया। तो कुल मिला के बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस होगा, 3,10,000, और यहाँ पर भी 3,10,000। कोई शक, कोई शक नहीं। अच्छा अच्छा, अब सारा काम बैलेंस शीट से करेंगे। कैसे करेंगे? ये जो 50,000 का स्टॉक है दोस्तों, ये 50,000 का स्टॉक, इमेजिन करो, बस ये कुछ भी नहीं, सैलरी वैलरी कुछ नहीं देना पड़ा, अभी अभी फोन आया, अरे मुझे वो 50 पीस शर्ट दे दे, मैं 3,000 करके दूंगा। 3,000 करके दोगे? हाँ हाँ 3,000 करके दूंगा। 3,000 करके शर्ट मिलने वाला है, आपने बेच दिया, अब क्या इम्पैक्ट आएगा सोच के देखो। 3,000 करके शर्ट बेचा, ये क्लोजिंग स्टॉक खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 50,000 का स्टॉक खत्म हो गया दोस्तों। कैश पैसा दे दिया उसने, 3,000 इंटू 50 शर्ट, ये कैश का बैलेंस आपको पता है, अभी जस्ट मैंने करके दिखाया था, बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश 1.5 लाख रुपए से बढ़ जाएगा, कैश होगी आपका 3,60,000। हुआ क्या नहीं हुआ? कैश हो गया 3,60,000 रुपए। और क्या आपका कुछ प्रॉफिट हुआ? ये देखिए, 3,60,000 कैश, 1.5 लाख रुपया का शर्ट आया आपके पास, 1,000 रुपये का खरीदा था, 2,000 रुपये इंटू 50 शर्ट, 1 लाख रुपए का मुनाफा आ गया। यू अग्री और डिसअग्री? देखिए, वापस से आइए प्रॉफिट एंड लॉस में, ये क्लोजिंग स्टॉक हट गया, यहां सेल बोलकर आएगा दोस्तों, सेल्स। यहां पर आपने 50 शर्ट बेचा 2,000 करके, यहां आप लिखोगे 50 शर्ट हमने बेचा 3,000 करके, यहां आएगा 1.5 लाख रुपए, राइट। ये पूरा का पूरा सिचुएशन चेंज हो गया है। यहां पर आएगा बैलेंस 2.5 लाख रुपए, यहां क्या होगा? यहां पर 2.5 लाख रुपए, क्योंकि 50,000 का शर्ट था, 1.5 लाख में बेच दिया, ये टोटल आपका 1,10,000 हो जाएगा प्रॉफिट। देख लीजिए, यहाँ लाख सेम रह गया, सैलरी सेम, रेंट सेम, इलेक्ट्रिसिटी सेम, सब कुछ उसी सेम मोमेंट पे, बस एक फ़ोन कॉल पे आपने, कुछ एडिशनल खर्चा नहीं हुआ, प्रॉफिट आपका बढ़ गया दोस्तों, 1,10, 1,20, 1,40, और यहाँ 2,50, प्रॉफिट हो गया 1,10,000 रुपये। अब ये 1,10,000 प्रॉफिट कहाँ जाएगा? अच्छा चलो कैश में, कैश भी आपका बढ़ गया, यहाँ पर आपने बैलेंस लिखा था 4,10,000, ओके। कैश में क्या क्या इम्पैक्ट आए, आइए दो इम्पैक्ट को हम नोट कर लेते हैं। 4,10 के बाद क्या हुआ? 4,10 के बाद दो घटना घटी है, ड्राइंग्स हो गए 2 लाख रुपए का, तो ड्राइंग्स लिख दोगे आप 2 लाख रुपए, और सेल आ गया आपके पास 1,50,000 का।
अब आपका कैश बैलेंस कितना आ रहा है? कैश बैलेंस आएगा आपका, इधर आया आपका 6 लाख रुपए, दिस साइड इज 6 लाख रुपीज, दिस साइड इज ऑल्सो 6 लाख रुपीज। 1 मिनट इसे मिटा देता हूं मैं। $1,50,000, $1,70,000, $1,80,000, $1,90,000, $3,90,000। और जी सर ये क्या कर दिया आपने? अच्छा आप पकड़ लिए मेरी गलती को। सर सेल आपने यहाँ कैसे लिख डाला सर? कमाल कर दिया भाई आपने। परफेक्ट, आई एम इम्प्रेस्ड। टू सेल। यही छोटी छोटी गलतियों से हमें बचना है। अकाउंटिंग बहुत ही इजी है दोस्तों। इधर का काम इधर, गंगा को जमुना, जमुना को गंगा करते के साथ तलाक हो जाएगा। तो करना क्या था? ये आएगा 7.5 लाख रुपए, और यहां पर भी टोटल आएगा 7.5 लाख रुपए। 7,50,000। So what will be the balance, my friends? 7,50,000 minus 1,50,000, 1,70,000, 1,80,000, 1,90,000, and 2 lakhs. That is 3,90,000. तो ये बैलेंस आया 3,60,000 रुपए। क्या यही बैलेंस हमने ऊपर लिखा? अरे सर हाँ। अब क्या सिचुएशन है आपके पास? प्रॉफिट आपका बढ़ गया है, ये 1,10,000 हो गया है। ये बैलेंस शीट का टोटल, अब टोटल आप लोगे यहाँ पर 3 लाख रुपए, सॉरी ये 3 लाख रुपए आप पकड़ोगे टोटल में। ये कैपिटल है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है 1,10,000। ये आपका आ गया दोस्तों 4,10,000। यहां पर आपके पास कैश है, हाँ जी है, फर्नीचर है। कोई भी स्टॉक है आपके पास? नहीं, कोई भी स्टॉक नहीं है। तो अब आपका बैलेंस शीट टोटल हो रहा है सीधा 4,10,000 से। अब इसी न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाएंगे हम। अब काम बढ़ गया है, अब कंप्यूटर खरीदने का इच्छा हुआ, कंप्यूटर खरीद लिया। देखो क्या होता है, कंप्यूटर खरीदा 50,000 का, यहां से 50,000 माइनस हो जाएगा। ये 3,60,000 से 3,10,000। इसका मतलब क्या है? जब भी एसेट साइड में कुछ बढ़ेगा, टोटल अगर नीचे का सेम रह गया, देखो 3,10, 3,60, ये टोटल बैलेंस शीट का क्या बढ़ा? ये 4,10 का 4,10 ही रह गया। कुल मिला के दोस्तों, या तो कोई एक एसेट बढ़ेगा तो दूसरा एसेट घटेगा। इस सिचुएशन पे क्या हुआ? कंप्यूटर बढ़ा, कंप्यूटर ऐड हुआ तो कैश माइनस हुआ। बैलेंस शीट का टोटल 4,10 का 4,10 रहा। या ऐसा भी हो सकता है, अगर ये टोटल बढ़ा तो यहां पर भी, अगर ये टोटल 4,60,000 हो गया, समझने की कोशिश करना, तो ये टोटल 4,10 नहीं रहेगा, ये टोटल भी बढ़ेगा। ऐसा कब हो सकता है अभी बताते हैं। वापस से चले जाओ, वापस से चले जाओ पीछे। कैश था हमारे पास 3,60,000, कंप्यूटर खरीदना था मुझे। कंप्यूटर मैंने अब खरीदा, और महंगा वाला कंप्यूटर, 75,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा मैंने। नहीं चलो 80,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदता हूँ मैं।
80,000 रुपया का मैंने कंप्यूटर खरीदा, ललानी इन्फोटेक से खरीदा, पैसे नहीं दिए हैं, तो ये ललानी का नाम यहाँ आ जाएगा। 80,000 पैसे नहीं दिए। अब ये टोटल 4,90,000 हो गया। यहाँ पर भी आप टोटल देखोगे 4,90,000 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे कई बार मैंने आपको बताया फर्नीचर 5 साल तक चलेगा, 5 साल तक चलेगा, तो उसका 1 साल का खर्चा को हम निकालते हैं। लास्ट में एंड ऑफ द ईयर में हम क्या करते हैं, ये जो फर्नीचर है इसको हम लिखते हैं लेस डेप्रिसिएशन 10,000 रुपया। समझ लो 5 साल चलने वाला है। इस फर्नीचर का टोटल हम 50 की जगह लिखते हैं 40,000, और वही कंप्यूटर यहाँ आ गया। कंप्यूटर था अपना 80,000 का। अब जैसे ही मैंने यहाँ 10,000 रुपया लिखा, मेरा ये टोटल हो गया 4,80,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा। अब कोई मुझे बोले कि सर ये 4,80,000 टोटल हो गया, यहाँ तो 4,90,000 है, ये 480 आप कैसे करोगे? दोस्तों आइए प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हम जोड़ेंगे एक डेप्रिसिएशन बोलकर एक अकाउंट। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 10,000 रुपया। जैसे ही हमने डेप्रिसिएशन 10,000 लिखा, मेरा प्रॉफिट जो 1,10,000 था ये हो जाएगा 1,00,000 रुपया। अब ये प्रॉफिट जब हम बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे, ये प्रॉफिट 1,10,000 की जगह हम इसे लिखेंगे 1,00,000 रुपया। अब मेरा बैलेंस शीट का टोटल आया 4,80,000 रुपया। हर एक आइटम आपके बैलेंस शीट को से भी हम लेकर समझ सकते हैं। धीरे धीरे समझेंगे दोस्तों। आज तो मैंने आपको एक बस हल्का सा इंट्रोडक्टरी एक नई तरीके से कि देखो कितना इजी है अकाउंट्स, बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है। जर्नल भी करेंगे, लेजर भी करेंगे, ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे। अरे दोस्तों कुछ भी नहीं है। क्लर्क नहीं बनाना चाहता हूं आप लोगों को, आप लोगों को ऊपर ऊपर से समझाना चाहता हूं कि एग्जैक्ट माजरा क्या है, कहानी क्या है। कहानी बहुत इजी है। इसी प्रकार से जब हम आगे करेंगे और सम्स करेंगे, तब आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, हाउ कैन अकाउंट्स बी सो डैम इजी एंड व्हाई आर पीपल लिटिल स्कैर्ड? इट्स सो इजी। एक तरफ प्लस, दूसरा तरफ माइनस, इतना ही ध्यान रखना है। एवरी करस्पॉन्डिंग डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। डुअल एस्पेक्ट, ये सबको समझना है दोस्तों। अब एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वी विल गो इनटू द गैप। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के थ्योरी को और अच्छे से समझना है। आज एक बार समझ लो, जिंदगी भर मौज करोगे, और करना ही चाहिए मौज। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद।